गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 9 की फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मास को पढ़ा, हम लोगों ने इनर्शिया को पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। इन सभी चीजों के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का दिया हुआ पहला लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो क्या कहते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप कहोगे कि सर इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये था आपका फर्स्ट मोशन। इसके बाद मैंने आपके कई सारे एग्जांपल्स भी इसके सामने दिए थे और उस एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पर राइट डाउन भी किया था ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। क्लास 9 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप लोग एप्लीकेशंस को इसके समझो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने ही क्लास 9 के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और इसी सिलसिले में आपका जो पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम का मतलब क्या होता है? तो मोमेंटम का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर आपको समझना है कि मोमेंटम क्या है तो टेक्निकल आंसर होगा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम। क्या कह रहे हैं बेटा? मोमेंटम का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम। देयरफॉर P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके बेटा, तो मास का यूनिट क्या होता है बेटा? अगर मुझे इसका यूनिट लिखना हो, यूनिट, तो आप मास को जानते हो केजी से और वेलोसिटी को जानते हो मीटर पर सेकेंड से। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम। तो यहां पर मैंने इसका फॉर्मूला नोट डाउन किया है, P इक्वल टू mv। अब इसका जो यूनिट निकल करके आता है बेटा वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना होने के बाद बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। सो मैग्नीट्यूड भी होगा मोमेंटम के पास और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो यहां तक मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया कि मोमेंटम क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बेसिक चीज को समझते हैं कि ये एक्चुअली में मोमेंटम है क्या। ये मोमेंटम एक्चुअली में है क्या? तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मूविंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम को किस फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा? मोमेंटम एक तरह का किसी भी ऑब्जेक्ट का मूविंग मास होता है। आप जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उस मूविंग मास को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। समझ में आई बात? तो व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम। It is a vector quantity and its unit is kg meter per second, and momentum is defined as moving mass of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूविंग मास होता है। बेटा ये तो केवल और केवल मोमेंटम का इंट्रोडक्शन हुआ कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। मोमेंटम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके सामने मैं रखूंगा आज और कोशिश करूंगा कि मोमेंटम जो टर्म है वो आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा। नोट डाउन करो। ओके बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आज क्लियर कर दूं, कवर कर दूं। सो बेटा यहां पर मैंने मोमेंटम आपको बताया। मोमेंटम के बाद बेटा मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूं, इंपल्स।
बेटा देखो, आपके 9th के सिलेबस में इंपल्स टॉपिक दिया नहीं है एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन मुझे इंपल्स को बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा आपको समझ में आएगा कुछ देर के बाद। तो बेटा फिलहाल ये इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है बेटा लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। देखो बेटा इंपल्स का मतलब होता है बहुत हैवी फोर्स और कुछ देर के लिए एक्ट करे, कुछ टाइम के लिए एक्ट करे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करे, एकदम जस्ट एक्ट करे, तो उसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। बेटा सर ये क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा चलो इमेजिन करो, ये तुम्हारा हाथ है और ये मेरा बोर्ड है, ओके। अब अगर मैं इसको हिट करने जाऊं, लेकिन जैसे ही इंपैक्ट होने वाला है तो इंपैक्ट का ड्यूरेशन मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, स्लोली कर रहा हूं, ऐसे करके। खूब तेजी से लाया लेकिन एकदम स्लोली से इंपैक्ट किया, तो क्या आपको चोट लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा, भी तो कम लगेगा। लेकिन अगर यही जो आपका हाथ है, इसका जो पंच है, बहुत तेजी से इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाए तो आपके हाथ को चोट लगेगा और यह बोर्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। पहले वाले केस में क्या हुआ? बहुत हैवी फोर्स है, लेकिन जब यह इंपैक्ट कर रहा है तो जो इंपैक्ट का टाइम है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यही फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करेगा तो ये बोर्ड वगैरह टूट जाएगा। बोलो हाँ या ना? यही बेटा, तो वही मैं कह रहा हूं, लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स और बहुत कम टाइम के लिए, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ड्यू टू इंपल्स द डिस्ट्रक्शन, द हैवी डिस्ट्रक्शन take place. Due to impulse the heavy destruction take place. क्लियर है? तो ये बेटा इंपल्स के बारे में मैं क्यों बताया हूं, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंपल्स कहते हैं। तो बेटा एक हेडिंग लिखो, इंपल्स नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा वो होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं बेटा। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते थे। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लोग लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportion to the force applied। देखो बेटा बहुत ही सही बात बोल दिया न्यूटन ने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो चेंज होगा समय के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स अप्लाइड के। मतलब P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चलो ठीक है। नाउ
Now, if an object having mass m, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या हो, स्मॉल m हो, and its velocity changes to u to v. क्या बोला बेटा मैंने बोला कि सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v तक, देन change in momentum, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो क्या होगा बेटा, p1 माइनस p2 या फिर p2 माइनस p1, जो भी कर लो, तो p1 माइनस p2 इक्वल टू mu. p1 का मतलब मास और पहला वेलोसिटी, तो पहला वेलोसिटी u था, तो मास और पहला वेलोसिटी माइनस मास ऑफ दूसरा वेलोसिटी, मास एंड दूसरा वेलोसिटी, तो p1 माइनस p2 इक्वल टू mu माइनस mv. ये होगा, देख लो बेटा, p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv. लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा. p1 क्या है, पहले मोमेंटम, जैसे यहां से समझने की कोशिश करो, ये समझो, ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, मास m है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, और कुछ दूर बाद जाकर के इसका जो मास है वो तो m ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी अगर v हो जाए, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, v हो जाए, तो देखो यहां पर मोमेंटम कितना हुआ, mu हुआ, और यहां पर मोमेंटम कितना हुआ, mv हुआ, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यही तो मोमेंटम का चेंज बताएगा p1 माइनस p2, यही तो मोमेंटम का चेंज बता रहा है p1 माइनस p2, तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है. अच्छा, नाउ देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर मैंने क्या लिखा है, चेंज ऑफ मोमेंटम. ये क्या है, p1 माइनस p2 चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है ना, लेकिन हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है. क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये आप ही के लिए लिखा था बेटा मैंने. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा यहां से, तो p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv डिवाइडेड बाई t. बेटा रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ मोमेंटम क्या चेंज हो रहा है. सो यहां पर लिख सकते हैं बेटा p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m कॉमन कर लें, u माइनस v अपॉन t, ठीक है, m u माइनस v अपॉन t. यहां तक समझ में आई बात. अब देखो बेटा p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है बेटा एक्सेलरेशन. क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है. तो p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. ओके, सो p1 माइनस p2 इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma का मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, फोर्स ना, तो p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. आया, ये डेराइव हो गया नहीं, ये न्यूटन ने जो कहा था वो डेराइव हुआ कि नहीं हुआ, यस. अब देखो जरा से, देखो यहां पर दो चीजें मैंने किया. पहले तो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया, उसका डेफिनेशन बताया कि वो कहते क्या है. तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के.
अभी घबराओ मत, मैं मतलब समझाऊंगा आपको, फिलहाल अभी केवल यही समझो। तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, P1 माइनस P2, तो ये हो गया स्टेटमेंट के अनुसार, इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and its velocity changes to u to v, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी u से v तक चेंज हो जा रही है, पहले u वेलोसिटी थी, अभी v वेलोसिटी है, तो u से v चेंज हो जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 माइनस p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे mu माइनस mv अपॉन टाइम t, तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m u माइनस v, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पर बेटा P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया, f लिख दिया, यही तो था पहला स्टेटमेंट आपका, P1 माइनस P2 चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स आया ना। ओके, नाउ P1 माइनस P2 इक्वल टू लगा सकते हैं बेटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो k से, किससे, k से, ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला P1 माइनस P2 इक्वल टू k, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी थी, मास इनटू एक्सेलरेशन, के एम भी तो लिख सकते हैं बेटा, देखो यार, चलो काम, P1 माइनस P2 क्या है, फोर्स है ना, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं बिल्कुल, तो फोर्स है बेटा, इक्वलिटी का साइन लगा दें, चलो लगा दिया, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो F इक्वल टू के एम ए, के एक कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। चलो एक काम करो बेटा, इतना आप नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बेटा, समझो मेरी बात, पहले न्यूटन ने क्या कहा, सॉरी पहले न्यूटन को छोड़ो, मारो गोली उसको, पहले हम लोगों ने पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम के बारे में मैंने बताया, मूविंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूविंग मास होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया इंपल्स क्या होता है, क्या इंपल्स, तो मैंने बताया हैवी फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगाओ, वो इंपल्स हो जाएगा। उसके बाद मेरा टॉपिक था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, न्यूटन ने कहता है। नाउ अब क्या किया मैंने, मुझे करना क्या था बेटा, ये स्टेटमेंट था, एग्जाम में स्टेटमेंट भी आता है और कहता है कि न्यूटन का जो लॉ है वो प्रूफ भी करो, क्या करो, प्रूफ भी करो, तो चलो ठीक है, तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास m है और वो पहले u वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, पहला मोमेंटम mu, अच्छा, कुछ दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है v में, इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है v में, तो ये इसका दूसरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv, लिख सकते हैं। ओके, अब क्या कह रहे हैं बेटा, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv अपॉन
टी, या mu माइनस mv अपॉन टी। तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m u माइनस v डिवाइडेड बाई टी होगा ना बेटा। m को कॉमन कर लिया यहां से, तो u माइनस v हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। हम लोगों ने बहुत डीपली डिस्कस किया था इसको। तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पे? ma, क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। चलो ठीक है। अब देखो न्यूटन तो कह ही रहा था ना चेंज इन मोमेंटम क्या है? फोर्स है। तो यहां पर लगा दिया मैंने क्या? फोर्स। क्या लगा दिया? फोर्स F लगा दिया। देखो यहां पर F। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है वो मैंने यहां पर हटाया। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाया और एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? k से। आप चाहो किसी से भी कर दो, ठीक है। तो F इक्वल टू के एम ए, क्या आ गया? के एम ए आ गया। ये आपके पास आ गया एक फॉर्मूला किसका? फोर्स का। लेकिन हम तो जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। चलो आओ देखो अब क्या करते हैं, आगे देखो। ओके बेटा, तो यहां पर नाउ इफ मास ऑफ द बॉडी बी 1 kg, बॉडी का मास कितना हो? 1 kg हो, एंड इट्स एक्सेलरेशन बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास 1 kg हो, एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, देन तब ये जो फोर्स है, फोर्स यानी कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? m की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो k kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो फोर्स का भी तो यूनिट यही तो होता है। तो यहां से देखो बेटा, फोर्स की भी यूनिट कितनी होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है फोर्स का भी यूनिट। और यहां पर ये भी तो फोर्स है ना, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अच्छा, अब k की वैल्यू को यहां रख देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? ma। फोर्स कितना हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आई बात बेटा? देखो क्या किया, कुछ किया नहीं बेटा, कुछ किया नहीं। मैंने क्या बोला? सपोज कर लो कि मास ऑफ द बॉडी कितना हो जाए? 1 kg हो जाए, एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो 1 यूनिट फोर्स होता क्या है? 1 यूनिट फोर्स होता क्या है ये बताएगा हमें। इक्वल टू k की वैल्यू तो k ही है, मास की वैल्यू 1 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 1 1 रख दिया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी बेटा। यहां पर भी 1 यूनिट है, यहां पर भी 1 ही है, तो 1 से 1 डिवाइड होगा तो k की वैल्यू 1 ही तो आएगी। और k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहां पर भी वही यूनिट है, यहां पर भी वही, फोर्स का भी तो यूनिट सेम होता है ना, तो दोनों यूनिट कट जाएंगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहां से आपको फोर्स क्या मिला? फोर्स आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? अब यहां से एक फोर्स का मुझे एक डेफिनेशन मिल गया, मुझे फोर्स का एक डेफिनेशन मिल गया। वो डेफिनेशन क्या है? 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज that amount of force which produce 1 meter per second square of acceleration in 1 kg of mass। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो आप कहोगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, उतना फोर्स है जो कि 1 केजी के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे। क्या कर दे? एक्सेलरेट कर दे। समझ में आई बात? ओके बेटा, तो यहां से अब आप नोट डाउन करेंगे, यहां से यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है? समझ में आई बात? तो यहां से यहां तक आप नोट डाउन कर दो, यहां तक आप नोट डाउन कर चुके हो, यहां से यहां तक इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो मोमेंटम में अगर चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट के,
तो वो जन्म देता है एक फोर्स को। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में क्या होता है, चेंज होता है, तो वो क्या जन्म देता है, एक फोर्स को जन्म देता है। ठीक है, चल उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। तो बेटा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन निकल करके आया था ना। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या निकल करके आया था, क्या मिला, क्या हमें मिला फोर्स F इक्वल्स टू ma। फोर्स का फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला। तो वही मैं कह रहा हूं कि जहां पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वो इनर्शिया को बता रहा था। किसको बता रहा था, इनर्शिया को बता रहा था। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट करता रहेगा। तो न्यूटन का पहला वाला लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा था, इनर्शिया को बता रहा था। वहीं पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था बेटा, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है फोर्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो आप कहोगे इनर्शिया को बताता है। फिर कहेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो आप क्या कहोगे कि फोर्स को बताता है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तो आप क्या कहोगे, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which produce 1 meter per second square of acceleration in 1 kg of mass। 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकेंड का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, वही क्या है, फोर्स है। क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसके वो जन्म देगा है किसको, फोर्स को जन्म देगा। चलो आप समझते हैं। आप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फोर्स को बताता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन में मैंने फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने डेराइव कर दिया, F इक्वल्स टू ma भी हमने क्या कर दिया, डेराइव कर दिया। अब हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में क्या कहता है। तो आओ ध्यान से देखना बेटा। चलो अब मेरे पास बेटा एक कार है, मेरे पास क्या है, एक कार है। ये कार बेटा रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है। ठीक, अब यहां पर एक बच्चा खड़ा है, तो कार की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। बच्चा भी क्या है, खड़ा है। चलो ठीक है, खड़ा है, तो बच्चे की भी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब अगर बच्चा इस कार से टकराता है, आप किसी खड़े कार पे जाकर कैसे टकरा जाओ, तो क्या आप मर जाओगे, डेड हो जाओगे? तो आंसर है नहीं सर, मैं डेड नहीं होऊंगा। अब चलो, ये एक कार है बेटा, ये बहुत तेज v वेलोसिटी से चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है बहुत तेजी से। और यहां पर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से जब जाकर के इस बच्चे को ये हिट करेगा, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पहले केस में कार का मास कितना था, m था। दूसरे केस में भी कार का मास कितना है, m है। पहले केस में कार का मास कितना था, m था। तो वही मास इस बच्चे से टकराया, है ना। दूसरे केस में भी वही मास इस बच्चे से टकराया, लेकिन पहले केस में बच्चा बच गया, दूसरे केस में बच्चा क्या हो गया, मर गया। ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, जब इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। क्या थी, 0 थी। और बच्चा जाकर के इससे टकरा गया, या फिर स्पीड क्या हो, बहुत कम हो, जो भी हो। तो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा था बेटा, P1 माइनस P2 आ रहा था। दोनों के मोमेंटम में, देखो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो मोमेंटम क्या है, इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम के ना होने की वजह से P1 माइनस P2 क्या है, 0 है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस बच्चे के ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 0 लगा, 0 फोर्स लगा। लेकिन दूसरे केस में इसके पास मोमेंटम है P1 बहुत ज्यादा,
क्या है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जब मोमेंटम इसके पास बहुत ज्यादा है और जब ये कार इससे टकराएगा, जब ये कार इससे टकराएगा तो मोमेंटम P2 हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो मोमेंटम में यहां पर चेंज आया ना, P1 माइनस P2 अब क्या है, जीरो नहीं है। P1 माइनस P2 यहां पर जीरो हो गया था, जिसकी वजह से फोर्स जीरो हो गया था। यहां पर P1 माइनस P2 सेकंड केस में P1 माइनस P2 जीरो नहीं है। तो जब P1 माइनस P2 जीरो नहीं है बेटा, P1 माइनस P2 जीरो नहीं है, तो क्या यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा? नहीं बेटा, यहां पर एक हैवी फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स इस बच्चे के ऊपर एक्ट करेगा। यानी कि वन हैवी फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चाइल्ड एंड देयरफॉर दिस फोर्स विल डिस्ट्रक्ट। ये जो फोर्स है, ये जो मोमेंटम में चेंज होने की वजह से जो फोर्स आया, ये फोर्स क्या करेगा, इस बच्चे को डैमेज कर देगा। समझ में आई बात? तो देखो बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि जो मोमेंटम का जो चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो मोमेंटम में चेंज क्या प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। और अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा और वहां पर आपको फोर्स, यहां पर इस बच्चे को चोट नहीं लगेगा। दूसरे केस में मोमेंटम ज्यादा था, फिर मोमेंटम चेंज हो गया, जिसकी वजह से फोर्स आया, फोर्स की वजह से ये बच्चा क्या हो गया, डैमेज हो गया। समझ में आई बात? तो ये था आपका एक एग्जांपल, जो जिससे मैं आपको समझा रहा था कि मोमेंटम के चेंज होने की वजह से फोर्स किस प्रकार से लगता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे देखो, एक बच्चा है, एक बॉल को कैच कर रहा है, एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, ये एक बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, देख रहे हो। अब कैच करने के दो तरीके हैं बेटा, कैच करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, बॉल बहुत तेजी से आ रहा है, बॉल बहुत तेजी से आ रहा है और आपने बॉल को ऐसे ही पकड़ लिया, तुरंत आया ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, यह पहला तरीका हो गया। क्या हो गया, पहला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका हो गया, बॉल बहुत तेजी से आ रहा है और आपने बॉल को पकड़ करके, ऐसे बॉल को पकड़ा और अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचा। क्या किया, बॉल को धीरे धीरे पीछे खींचा। तो बॉल को कैच करने के क्या है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, बॉल बहुत तेजी से आ रहा है और आपने बॉल को डायरेक्ट कैच कर लिया बिना हाथ को पीछे खींचे, बॉल आया, खटाक से लड़ा इसको, ठीक है। दूसरा, बॉल आ रहा है और उसको धीरे धीरे आप पीछे खींच रहे हो। तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है, ये समझो। जब बॉल बहुत तेजी से आ रहा है तो उसके पास क्या है, हाई मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हाई है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है। बॉल जब तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है। तो जब ये हाई मोमेंटम आ रहा है और आपने हाथ लगा दिया, क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया, तो पहले मोमेंटम ज्यादा है और जैसे ही टकराया मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैक्सिमम से जीरो हो गया, मैक्सिमम से जीरो हो गया। और जीरो होने में टाइम कितना लगाया, टाइम कितना लगाया, जीरो से टाइम होने में बहुत कम टाइम लगाया, इंस्टेंटली जीरो हो गया। जैसे कि बॉल ऐसे आ रहा है, बॉल ऐसे आ रहा है, मैंने ये बॉल टकराया, अभी इसका टकराने वाला है, मोमेंटम क्या है, मैक्सिमम है, और जैसे ही टकराया मोमेंटम तुरंत जीरो हो गया। टकराने वाला है, मोमेंटम मैक्सिमम है, और जैसे ही टकराया तुरंत जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब मोमेंटम बहुत तेज है, जैसे ही टकराने वाला है जीरो हो गया, तुरंत जीरो हो गया। कितना टाइम लिया, बहुत कम टाइम लिया। क्या लिया, बहुत कम टाइम लिया। तो हाथ पे क्या हो जाएगा, हाथ आपका टूट जाएगा, हाथ आपका फट जाएगा, हाथ में क्रैक्स आ जाएंगे। रीजन वाई,
पहले मोमेंटम बहुत ज्यादा है क्या, बहुत तेजी से मोमेंटम बढ़ रहा है, बहुत तेज मोमेंटम है, और तुरंत मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मोमेंटम पहले मैक्सिमम था, फिर मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। पहले मोमेंटम क्या था, मैक्सिमम था, फिर जीरो हो गया, तो यानी कि मोमेंटम P1 और मोमेंटम P2, तो दोनों का चेंज क्या है, फोर्स बताएगा ना, दोनों का चेंज क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या जनरेट करेगा, फोर्स, और इस फोर्स के वजह से आपका हाथ क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है कि बॉल को पकड़ करके हाथ को अपने पीछे खींच रहा है, बॉल आया, बॉल को पकड़ करके हाथ पीछे खींचा। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ बेटा, जब बॉल टकराने वाला था मोमेंटम मैक्सिमम, ठीक है, और हाथ जो है, बॉल तुरंत इससे टकरा करके जीरो मोमेंटम नहीं हो गया, बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई। देखो बेटा, जब बॉल मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जैसे ही हाथ लगा दिया तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो गया, मैक्सिमम से जीरो, तो हाई फोर्स जनरेट कर दिया। क्या जनरेट कर दिया, हाई फोर्स जनरेट कर दिया। लेकिन अब अगर मोमेंटम मैक्सिमम है और ये इससे टकराने वाला है, सपोज कर लो मोमेंटम जब टकराने वाला है तो इसका मोमेंटम 10 यूनिट है, कितना है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट मोमेंटम है। तो जब 10 यूनिट मोमेंटम है टकराने से पहले, और टकराते समय इस मैंने अपने हाथ को पीछे खींचा, तो पीछे खींचने की वजह से मोमेंटम 9 यूनिट हुआ, थोड़ा सा पीछे खींचा, मोमेंटम 9 यूनिट, फिर और पीछे खींचा, मोमेंटम 8 यूनिट, फिर और पीछे खींचा, मोमेंटम 7 यूनिट, फिर और पीछे खींचा, 6 यूनिट। हाथ को पीछे खींचते चले जा रहे हैं, मोमेंटम की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। हाई मोमेंटम है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है, अगर अचानक से मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो हाई फोर्स जनरेट करेगा इस हाथ के ऊपर और हाथ डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम को मैं धीरे धीरे जीरो करूं, स्लोली जीरो करूं, मैक्सिमम है, पीछे खींचेंगे अगर तो मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा ना, तो दोनों ही केस में तो फोर्स जनरेट होगा, दोनों ही केस में फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि फोर्स का मतलब ये बेटा, फोर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, फोर्स का मतलब है बेटा कि फोर्स लगाना, फोर्स लग रहा है, दोनों ही केस में फोर्स लग रहा है। लेकिन एक केस में जो फोर्स लग रहा है वो तुरंत लग रहा है, मैक्सिमम से मोमेंटम जीरो हो गया तो हाई फोर्स तुरंत लगा, खटाक से लगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, फोर्स अभी भी लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो टी टाइम, यानी कि यहां पर पहले वाले केस में अगर सपोज कर लो टी इक्वल टू 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हाई फोर्स लग रहा है, तुरंत बॉल ऐसे हाथ खड़ा हुआ है, बॉल आया इसके ऊपर हिट किया, 1 सेकेंड में बॉल हिट किया, बॉल रुक गया 1 सेकेंड में। अच्छा, दूसरे केस में बॉल को पकड़ करके हम पीछे खींच रहे हैं, तो क्या ये 1 सेकेंड में फोर्स जीरो होगा, नहीं, सपोज कर लो 3 सेकेंड ले लिया, कितना ले लिया, फोर्स को जीरो होने में 3 सेकेंड ले लिया, ऐसे पकड़ के खींच के धीरे धीरे खींच रहा है, 3 सेकेंड ले लिया, तो पहले में 1 सेकेंड ले लिया, दूसरे में कितना सेकेंड लिया, 3 सेकेंड में। अब जरा सा इंपल्स के बारे में सोचो, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स के बारे में मैंने बताया था बेटा कि लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम, जब लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम पे लगेगा तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा डैमेज करेगा, लेकिन जब यही लार्ज फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स, टाइम क्या है, कम नहीं है, टाइम ज्यादा कर दिया, देखो 3 सेकंड, हाथ को पकड़ करके पीछे खींचने की वजह से टाइम क्या कर दिया मैंने, ज्यादा कर दिया, तो अब इंपल्स नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इंपल्स नहीं लगेगा, और इंपल्स न लगने की वजह से हाथ को डैमेज क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात। तो इसका जो पहला एग्जांपल है बेटा, मैंने आपको समझाया कि क्यों क्रिकेटर्स जब बॉल को कैच करते हैं अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, व्हाई क्रिकेटर्स पुल देयर हैंड्स while catching a ball backward, तो उसका आंसर क्या होगा, if a cricketer does not pull his hand backward while catching a ball, then due to the instant change in momentum maximum to zero, due to the instant change in momentum maximum to zero, heavy force will act for very short time, heavy force will act on the hand for very short time, therefore the hand will damage. But if the cricketer pull his hand backward, then the momentum will change from maximum to zero
large time, with large time, and hence the impulse will not act on the hand. impulse क्या होगा, हाथ पे नहीं एक्ट करेगा, and the cricketer hand will be safe, और क्रिकेटर्स का हाथ क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. समझ में आई बात? चलो अब बेटा इसको नोट डाउन करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में आपके पूछा जाता है बेटा कि why cricketers pulls their hand backward while catching a ball. तो एक क्वेश्चन टाइप का नोट कर लेते हैं. why cricketers pulls their hand backward while catching a ball. तो आंसर क्या होगा बेटा? if cricketer catch the ball without pulling his hand backward, the momentum of ball will change maximum to 0 at a very short instant. Hence large force will act for less time. Large force will act for short time, which will damage the hand. तो पहले बेटा क्वेश्चन था आपका, why cricketers pull their hand backward while catching a ball. एक बॉल को कैच करते समय क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है? तो आंसर होगा बेटा, if a cricketer catch the ball without pulling his hand backward, अगर क्रिकेटर अपने बॉल को कैच करता बिना अपने हाथ को पीछे खींचे, then momentum of the ball will change maximum to 0. मोमेंटम बॉल का जो होगा वो मैक्सिमम से 0 तक चेंज होगा फॉर वेरी शॉर्ट इंस्टेंट, तुरंत हो जाएगा. Hence large force will act, इसलिए ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा और वो उसका हाथ को डैमेज कर देगा. ठीक है. नाउ if the cricketer catch the ball by pulling his hand backward, then the momentum will change max to 0 in a large time interval. में. Hence the force, less force will act on the hand of cricketer. इसलिए क्रिकेटर के हाथ में क्या, लेस फोर्स एक्ट करेगा, कम फोर्स एक्ट करेगा. किसके हाथ में? क्रिकेटर के हाथ में. इज इट क्लियर? चलो ठीक है. तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं. ओके बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट करना. वीडियो को पॉज करके नोट करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से नोट कर लोगे. इरेज कर दिया मैंने. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहां पर मेरे पास एक मैट्रेस है. क्या है? मैट्रेस है, जिसको आप लोग गद्दा कहते हो, जिसके ऊपर आप लोग सोते हो, है ना. चलो,
इतना मोटा सा एक गद्दा है। क्या है? गद्दा है, जिसके ऊपर आप लोग सोते हो। मैंने एक बच्चे को उठा करके फर्श पे पटक दिया। क्या किया? बच्चे को उठा करके फर्श पे पटक दिया, और एक और बच्चे को उठाया, उसको उठा करके इस गद्दे के ऊपर पटक दिया। तो पहले वाले बच्चे को फर्श पे पटका, दूसरे वाले बच्चे को गद्दे पे पटका, किसको चोट ज्यादा लगेगा? तो आंसर है जिसको फर्श पे आपने पटका है तो उसको ज्यादा चोट लगेगा। रीजन वाई? तो देखो बेटा, जब हमने बच्चे को उठा करके जमीन पर पटका, फर्श पर पटका, तो बच्चे का स्टार्टिंग में मैंने वेलोसिटी दिया ना, मोमेंटम होगा कुछ, तो मोमेंटम मैक्सिमम है, और जैसे ही वो फर्श पे टकराएगा मोमेंटम तुरंत जीरो हो जाएगा, है ना? मोमेंटम मैक्सिमम, और मोमेंटम जैसे ही फर्श पे टकराया मोमेंटम तुरंत जीरो। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, जिसकी वजह से बच्चा जमीन के ऊपर एक फोर्स लगाए। क्लियर है? अब ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मोमेंटम मैक्सिमम से जीरो हो गया। और जो टाइम है, कितने टाइम में जीरो हुआ? जैसे ही टकराने वाला था और जैसे टकराया तुरंत जीरो हो गया ना, जस्ट जीरो हो गया। तो जस्ट जीरो होने की वजह से क्या होगा? मोमेंटम इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई टाइम इंटरवल नहीं लगेगा। तो इंपल्स को याद करो, लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम, तो डैमेज ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे को गद्दे में पटका गया, तो देखो गद्दा ये है, तो बच्चा इससे टकराया, तो मोमेंटम मैक्सिमम से मोमेंटम जस्ट जीरो नहीं हुआ, मोमेंटम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब जीरो हुआ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को मैक्सिमम से जीरो होने में टाइम लगा, है ना? तो यहां पर लार्ज फोर्स तो था, लेकिन टाइम क्या था? ज्यादा था, जिसके वजह से लार्ज फोर्स ज्यादा टाइम के लिए एक्ट किया और बच्चे को चोट नहीं लगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। तो बेटा मैंने आज आपको समझाया कि मोमेंटम क्या होता है। पहला जो टॉपिक था मेरा वो था व्हाट इज मोमेंटम। उसके बाद जो मैंने दूसरा टॉपिक बताया वो मैंने आपको बताया कि इंपल्स क्या होता है। अब समझ में आया इंपल्स मैं क्यों बताया था? यही समझाना था मुझे कि इंपल्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले मोमेंटम बताया, फिर आपको इंपल्स बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, वेलोसिटी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा, जो चेंज इन मोमेंटम है, उसकी वजह से एक फोर्स पैदा हो जाएगा। क्या फोर्स पैदा हो जाएगा? फोर्स पैदा हो जाएगा। ठीक है? तो जो फोर्स पैदा हो जाएगा, तो यही तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, यही तो मोशन के सेकंड लॉ में कहा गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूसेस फोर्स, है ना? मोमेंटम के चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब मोमेंटम का मैंने ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैंने क्या निकाला? मैंने फोर्स का फॉर्मूला जन्म दिया, मैंने फोर्स का फॉर्मूले को बनाया, डेराइव किया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ फोर्स फॉर्मूला विथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस टाइप में आ सकता है? तो डायरेक्टली आ सकता है बेटा, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या फिर आ सकता है derive the formula of force with the help of Newton's second law of motion। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से फोर्स के फॉर्मूला को डेराइव कीजिए। इतना मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया? इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है? तो मैंने बताया कि 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो किसी 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, है ना? यही तो आपका 1 न्यूटन था। 1 न्यूटन के बाद बेटा मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, किसके एग्जाम्पल्स? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स को मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा और इससे रिगार्डिंग जितने भी सारे आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर कर लिया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को बताता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस एंड साइंस गुरु क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ध्यान रखना बेटा। गुड बाय।